नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। क्लास शुरू करने से पहले आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई है। आप यदि तैयारी करते हो एनटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, डीएसपी और एस्टेट तो इन सब के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ जो सब्जेक्ट है वो ही यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसमें क्या-क्या शामिल है? इसमें हम कंप्लीट कोर्स शामिल करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम से आप जुड़े हुए हो उसको कंप्लीट हम कवर करते हैं। इसके अलावा एनटी नेट का फर्स्ट पेपर भी इसके साथ में आपको मिलेगा। साथ में लास्ट ईयर के जो पेपर है उनको हम शामिल करते हैं। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलेगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ आपको मिलेगा और 2000 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके, पीडीएफ आपको मिलेगा और उसके साथ में ही वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। फीस की हम बात करें तो शुरुआत में 1 मंथ के लिए ये फ्री है। आप इसको जॉइन कर सकते हो 1 मंथ के लिए यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हो। उसके बाद में यदि आपको क्लास अच्छा लगे तो 3 मंथ के लिए 1000 रुपीज़ और 6 मंथ के लिए 1800 इसका फीस रखा गया है, तो आप इसको जॉइन कर सकते हो। चलो आज की क्लास से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों। रियलिज़्म के ऊपर हमारी क्लास चल रही है और उसमें हमने पावर सेंट्रिक अप्रोच को देखा, इसी का नाम है रियलिज़्म भी इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम पावर सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। आज वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। यहाँ पर हमने बात किया डिसेंट ऑन द वियतनाम वॉर के ऊपर हमने बात किया, मॉर्गन के विचार कंप्लीट हो गए हैं। आगे रियलिज़्म के अंतर्गत एक और विचारक है जिनका नाम है जॉर्ज कैनन। जॉर्ज कैनन ये है और ये एक डिप्लोमेट रहते हैं। यूएसएसआर के अंतर्गत ये डिप्लोमेट रहते हैं और इन्हीं को कहा जाता है मिस्टर एक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मिस्टर एक्स कहा जाता है। उसका कारण ये है कि इनके द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है एक्स के नाम से। ये अपना नाम नहीं बताते हैं और एक्स के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। फॉरेन अफेयर्स एक मैगज़ीन है, इसी मैगज़ीन में एक आर्टिकल इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है, द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट। उसका हेडिंग होता है, जो आर्टिकल इनके द्वारा लाया जाता है, जो उनके द्वारा राइटिंग किया जाता है, उसका नाम होता है द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट 1947। और इसके अंतर्गत अमेरिका सरकार को वो सलाह देते हैं कि आपको यदि यूएसएसआर पर कंट्रोल करना है तो आपको आपको अपनी पावर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और इसके साथ में वो एडवाइस देते हैं कि ईरान जैसे देशों पर जहाँ पर यूएसएसआर का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, तो यूएसएसआर की जो लाल सेनाएँ हैं, वो ईरान के ऊपर अधिकार कर लेती है और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब भी उनकी सेनाएँ वहाँ पर बनी रहती है। हालाँकि उनको कहा गया है कि आप अपनी सेना हटा लीजिए, लेकिन वो अपनी सेनाएँ नहीं हटाते हैं यूएसएसआर। और इसके साथ में ये जो एरिया है, तुर्की वाला एरिया है, वहाँ पर भी इन्हीं का अधिकार हो जाता है। तुर्की या जो ग्रीस वाला एरिया है, वहाँ पर इन्हीं का अधिकार रहता है यूएसएसआर का। तो जैसे-जैसे अधिकार इनका बढ़ता जाएगा इस क्षेत्र पर, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र पर ही अपना प्रभाव स्थापित कर लेंगे। ऐसा इस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया। द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट एक रिपोर्ट है जो कि जिसको हम एक आर्टिकल कहते हैं और ये पब्लिश हुआ था फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में मिस्टर एक्स के नाम से। और इसमें वो बताते हैं कि सोवियत संघ पर आपको कंट्रोल करना होगा और उसके लिए आपको आर्थिक मदद और सैन्य मदद दोनों ही आपको प्रयोग में लेना होगा। कौन से एरिया में? जो ईरान वाला एरिया है, जो तुर्की वाला एरिया है और जो ग्रीस वाला एरिया है, वहाँ पर आपको अपनी पावर का प्रयोग करना होगा। ऐसी बात जॉर्ज केनिन के द्वारा कही गई। तो इसलिए हम कहते हैं इनको मिस्टर एक्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्यों? इन्होंने अपना जो आर्टिकल है वो मिस्टर एक्स के नाम से लिखा था फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन में और उसका टॉपिक था द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट 1947। ये उसका टॉपिक रहता है। इसके अलावा इनका एक बुक और है। एक बुक है, ये भी आप नोट कर सकते हो, जॉर्ज केनिन का है, जो कि 1997 के अंतर्गत आता है। ए पर्सन एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी 1997 के अंतर्गत जॉर्ज केनिन का बुक आता है, इसको ये आप नोट कर लीजिए। तो ये थे अमेरिकन डिप्लोमेट थे जो कि यूएसएसआर के अंतर्गत रहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ से रियलिज्म से जुड़े हुए एक और बहुत महत्वपूर्ण स्कॉलर है जिनका नाम है ईएच कार।
और इनका बुक है द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण बुक और काफ़ी फेमस इस बुक के कारण ये हुए थे। इसके अंतर्गत वो कुछ कारणों की खोज करते हैं कि 1919 के बाद में और 39 तक जो घटनाएं हुई उसको वो बताते हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों हुआ उसको भी वो एक्सप्लेन करते हैं। और साथ में यदि आपको विश्व को समझना है तो इस दौरान के विश्व को आपको समझना है 1919 से 1939 तक, तो ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। काफ़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। ओके, जब आपके एग्ज़ाम हो जाए, जब आप प्रोफ़ेसर बन जाओ, तब आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार बुक है ये। तो ये बुक है द 20 ईयर क्राइसिस 1990 से 1939 के अंतर्गत जो भी घटनाएँ हुई, या हम कह सकते हैं जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके कारण की वो खोज करते हैं कि ये आखिर क्यों हुआ और जर्मनी ने ऐसा क्यों किया, हिटलर ने अपना पावर किस प्रकार से बढ़ाया। इन सभी घटनाओं को एक्सप्लेन इस बुक के अंतर्गत किया गया है। 20 ईयर क्राइसिस ई.एच. कार, जो कि एक रियलिस्टिक स्कॉलर है। इसी बुक में वो इसी बुक में वो उदारवाद को यूटोपिया कहते हैं। एक कल्पनावादी सिद्धांत वो कहते हैं। हमने शुरुआत में बात किया था आदर्शवाद के बारे में। आदर्शवाद जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पर ई.एच. कार के द्वारा कहा गया कि ये जो विचार है आदर्शवाद, जिसको हम उदारवाद के नाम से भी जानते हैं, आगे मैं बताऊँगा कि किस प्रकार क्यों जानते हैं। तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? उसको कहते हैं यूटोपिया। उसको यूटोपिया यहाँ पर कहा गया ई.एच. के द्वारा। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ और लॉ नहीं बन सकता जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और लॉ बनना पॉसिबल ही नहीं है। और जो बात कर रहे हैं आइडियलिस्ट स्कॉलर कि हम संगठन बना देंगे, लॉ बना देंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो जाएगी, वो बोलते हैं ये तो उनकी केवल कल्पना है, ये केवल उनका यूटोपिया है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है व्यवहारिक में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब बताते हैं, इसलिए इसको उदारवाद कहते हैं कि ये तो केवल हवा में बातें करते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना पॉसिबल नहीं है जिससे शांति स्थापित हो जाए। ओके, तो उनकी जो बातें हैं वो अप्लाई हम नहीं कर सकते। जो उदारवाद की जो बातें हैं जो उन्होंने कहा, उनको आप व्यवहार में अप्लाई नहीं कर सकते। और जब आप किसी सिद्धांत को या किसी आइडिया को व्यवहार में अप्लाई नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं यूटोपिया। उसी को हम यूटोपिया कहते हैं जिसका व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर सकते। और जो उदारवाद की जो बातें थी संगठन और कानून बनाने की, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की, तो वो भी एक यूटोपिया है, उनको व्यवहार में आप लागू नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ई.एच. कार के द्वारा उदारवाद को यूटोपिया कहा। इसके अंतर्गत वो एक कॉन्सेप्ट भी देते हैं शक्तिशाली राष्ट्र और कमज़ोर राष्ट्र। इस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट भी देते हैं। और इसी के अंतर्गत वो कहते हैं कि कुछ देश होते हैं जो शक्तिशाली है और कुछ देश है जो कि कमज़ोर है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत शक्तिशाली जो देश है वो अपनी शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। अपनी जो शक्ति है उसको बनाए रखना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और जो कमज़ोर राष्ट्र है वो भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहेंगे। अपनी शक्ति बढ़ाना चाहेंगे। ये भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहेंगे और ये जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो चाहते हैं कि हम हमेशा ही शक्तिशाली रहें। तो अब क्या होगा, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कारण क्या है? जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो अपने को हमेशा ही शक्तिशाली बनाए रखना चाहता है, और जो कमज़ोर राष्ट्र है वो भी पावर में आना चाहता है, वो भी हेजेमनी बनना चाहता है। हेजेमनी यानी विश्व में ऐसा सर्वोच्च सत्तावादी बनना चाहता है जिसकी जो बातें हैं पूरा विश्व माने। उसी को तो हम हेजेमनी कहते हैं, यानी उसकी बात को कोई इनकार नहीं कर सके। आगे हम डिटेल से भी देखेंगे हेजेमनी थ्योरी क्या है। लेकिन इतना समझ लीजिए, प्रत्येक राष्ट्र हेजेमनी बनना चाहता है, यानी उसकी बातों को माना जाए, उसकी बातों को कोई इग्नोर नहीं करे। ओके, तो अमेरिका ऐसा ही एक हेजेमनी है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ई.एच. कार ये जो 20 ईयर क्राइसिस है 1919 और 1939 के बीच में, उसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र थे 1919 के बाद में जो संधि हुई, पेरिस की संधि हुई, जिसको हम वर्साइल ट्रीटी भी हम कहते हैं, वर्साइल की संधि भी इसको कहा जाता है। पेरिस की संधि कह सकते हैं इसको, पेरिस की संधि या वर्साइल ट्रीटी इसको कहा जाता है, जो कि
फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हुई। और ईएसकार यहाँ पर कहते हैं कि ये जो संधि हो गई, ये भेदभावपूर्ण थी और इस संधि के द्वारा जर्मनी को कमज़ोर किया गया। ध्यान दीजिए, इस संधि के द्वारा जर्मनी को कमज़ोर किया गया और जो देश कमज़ोर हो जाता है, वो हमेशा ही अब ऊपर आना चाहेगा। जर्मनी वाला यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है इस ट्रीटी के बाद में, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि आप इतनी सेना नहीं रख सकते, आपकी जो जितनी आपकी जल सेना है, वो आपको ख़त्म करनी होगी, यानी जो आपकी नेवी वाला है, वो आपको ख़त्म करना होगा और सीमित मात्रा में आप हथियार बना सकते हो। हथियारों के लिए तो रोक ही दिया गया था, इस इतने ही आप सैनिक रख सकते हो और आप हमें हट जाना भी दोगे, आप हमें पैसा दोगे, आपके कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं और जर्मनी को कमज़ोर कर दिया जाता है। तभी ईएचकार कहते हैं कमजोर राष्ट्र पावर में आना चाहता है और जब ये कमजोर राष्ट्र पावर में आना चाहेगा तो शक्तिशाली राष्ट्र उनको रोकने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में युद्ध होगा और यही कारण है सेकेंड वर्ल्ड वार का। इस बुक में वो बताते हैं इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। कमजोर राष्ट्र यानी जर्मनी जैसे राष्ट्र पावरफुल बनना चाहते थे और ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते थे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था और उसी कारण सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो इस प्रकार से डिटेल से इस बुक में आपको देखने को मिलेगा, यदि आपको कभी पढ़ने का मौका मिला तो। तो ये हो गया बुक। इतना ज़्यादा बता रहे हैं आपके लिए इतना समझ समझ में आ जाए और लंबे समय तक आपको ध्यान में रहे, इसलिए ये सब बातें बताई जा रही है, ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बस आपको इनको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी घटनाएँ हो रही है, जिससे समझने में आसानी हो। जब तक आपको घटनाओं का पता नहीं चलेगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो घटनाएँ होती है, तब तक आप ये नहीं समझ सकते, इंटरनेशनल रिलेशन को आप समझ ही नहीं सकते। ओके? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी घटनाएँ हो रही है और घटनाएँ जब होगी, तभी तो ये थ्योरी बनेगी। जितनी भी थ्योरी बनती है, वो घटनाओं को समझाने के लिए ही बनी है और उससे जो प्रॉब्लम हुई है, उनका समाधान करने के लिए ही बहुत सारी थ्योरीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। ये समझ में आ गया होगा ईएचकार? समझने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं, इनका एक बुक याद रखना है, उदारवाद को यूटोपिया कहा और ये छोटा-सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो कि इसी बुक के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इनका एक बुक और है, बहुत फेमस बुक है ईएचकार का, व्हाट इज़ हिस्ट्री? जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो इसको ज़रूर पढ़ते हैं, बहुत शानदार बुक है ये, व्हाट इज़ हिस्ट्री? ईएच कार के द्वारा लिखी गई है ये बुक। तो ये बुक भी इन्हीं का है, 20 ईयर क्राइसिस, ये 2 बुक आपको ध्यान में रखना है ईएच कार का। ये जो बुक है इन्हीं में एक्सप्लेन करते हैं कि यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के बीच का जो विभाजन है वो बताते हैं। पहला पॉइंट हमने बात किया, यूटोपिया क्यों कहते हैं उदारवाद को? यूटोपिया कह के तो वो इनके बीच के अंतर को बताते हैं कि जो आदर्शवाद है, केवल वो आदर्श की बात करता है, लेकिन जो यथार्थवाद है, जो रियलिस्टिक थियरी है, वो रियल में बात करता है कि व्यवहार में आखिर क्या हो रहा है। तो ये डिफरेंस हो गए यहाँ पर डिफरेंस को इसमें बताया गया है। दूसरा है इतिहास कारण और परिणाम का एक क्रम है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कोई भी घटना घट रही है, कोई इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ होता है, कोई घटना घटती है जिसको हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्ट, परिणाम और उसके पीछे कोई ना कोई कॉज़ होता है। तो कोई ना कोई भी घटना घटती है तो उसके पीछे कारण होता है और यदि आप इसको समझ जाओगे तो आप हिस्ट्री को समझ सकते हो। आप हिस्ट्री को आपको समझना है तो कॉज़ और इफ़ेक्ट के बीच का जो रिलेशन है, वो आपको समझना होगा। तीसरा पॉइंट इसमें बताते हैं कि सिद्धांत से व्यवहार नहीं बनता, लेकिन व्यवहार से सिद्धांत ज़रूर बनता है। सिद्धांत कब बनता है? जब व्यवहार में घटनाएँ हो रही है, इंटरनेशनल वर्ल्ड सिस्टम में बहुत सारी घटनाएँ हो रही है, बहुत सारी घटनाएँ हो रही है। ये क्या है? व्यवहार है। ये क्या प्रैक्टिस में ये सब हो रहा है? तो उसको समझने के लिए सिद्धांत बनते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने कोई सिद्धांत बना दिया और उसकी सहायता से आप वर्ल्ड सिस्टम को समझ रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपके सामने घटनाएँ घटेगी, उसको समझोगे आप और उसको समझने के लिए ही किसी न किसी थ्योरी का निर्माण होता है, वो इसी बुक में बताते हैं। तीसरा बताते हैं कि राजनीति नैतिकता का कार्य नहीं है, मोरलिटी इसमें नहीं होता। यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है, सार्वभौमिक जो नैतिकता है, सिद्धांत है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते। ये सब इसी बुक में बताया जाता है इनके द्वारा। तो ये भी आपके लिए पढ़ लीजिए इसको, जानना चाहिए सभी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये स्कार की ये बातें हैं, इनकी 2 बुक आपको ध्यान में रखना है। और ये कॉन्सेप्ट छोटा-सा और कॉन्सेप्ट है, ये भी इसी बुक में वो बताते हैं। ये जो सेकंड वाली बुक है इसमें। आगे चलें, आगे इनका कुछ और बुक है। ईएचकार का व्हाट इज़ हिस्ट्री की हमने बात किया।
द रशियन रिवॉल्यूशन फ्रॉम लेनिन टू स्टालिन, वो भी इन्हीं की बुक है। बहुत सारी बुक ये एचकार के द्वारा लिखी गई है। और नेशनलिज्म एंड आफ्टर, ये बुक आपको ध्यान में रखनी है। ये आपको व्हाट इज हिस्ट्री आपको ध्यान में रखनी है। और 20 ईयर क्राइसिस आपको ध्यान में रखनी है। 20 ईयर क्राइसिस तो एक कॉमन सी बुक है, कोई भी आपको बता देगा। लेकिन ये जो नेशनलिज्म और आफ्टर है, ये बहुत अच्छी बुक है। और व्हाट इज हिस्ट्री, ये तो वो सबसे बेहतरीन बुकों में से एक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। 3 बुकें आप इसमें ध्यान में रख लीजिए। आगे चलते हैं अब। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट देख लीजिए, इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां पर इनको नोट कर लेना आप। अब ये केवल समझ लीजिए कि क्या कह रहे हैं। पहला स्टेनले हाफमैन, इसको सह कर लीजिए, आधा सह। स्टेनले हाफमैन, इन्होंने क्या कहा? पावर मोनिज्म। मॉर्गन्थ्यू के जो विचार है उसको पावर मोनिज्म कहा, यानी शक्ति का अद्वैतवादी विचार कहा। मोनिज्म क्या होता है? मोनिज्म होता है कि किसी घटना के पीछे एक ही कारण है। मोनिज्म क्या होता है? किसी घटना के पीछे जब एक ही कारण हो तो वहां पर हम मोनिज्म शब्द काम में लेते हैं। अद्वैतवाद फिलोसफी का ये शब्द है। फिलोसफी, प्योर फिलोसफी में ये शब्द काम में लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान का स्रोत है केवल आइडिया, आइडिया ही ज्ञान का स्रोत है, तो वो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? मोनिज्म का सिद्धांत हो जाएगा। इसी प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्टैनले हाफमैन ने कहा मॉर्गन्थ्यू का विचार पावर मोनिज्म है, जिसका अर्थ है जो भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे का कारण मॉर्गन्थ्यू के द्वारा केवल और केवल पावर को ही बताया जाता है। केवल पावर को बताया जाता है कि जो कुछ भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत हो रहा है उसका कारण केवल पावर है। इसलिए यहाँ पर स्टैनले हाफमैन इसको कहते हैं पावर मोनिज्म, शक्ति का अद्वैतवाद। शक्ति का अद्वैतवाद इसको कहा जाता है। और एक स्कॉलर और है डेविड सिंगर, इनका बुक है द पावर पॉलिटिक्स, और इसमें कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्माता है। कौन? मॉर्गन्थ्यू के बारे में ये बातें कही जा रही है। स्टैनले हाफमैन इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये पावर मोनिज्म का कॉन्सेप्ट है, केवल पावर को ही आधार बनाते हैं क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत या वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत जो घटनाएं घटती है उसका कारण केवल और केवल पावर है? ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन्थ्यू केवल पावर को मानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है केवल पावर के कारण ही हो रहा है। और यहाँ पर इसकी आलोचना कर दी गई है स्टैनले हाफमैन के द्वारा। दूसरे स्कॉलर डेविड सिंगर एक बुक लिखते हैं द पावर पॉलिटिक्स, और इसके अंतर्गत कहते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्माता है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्माता है। ये यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। तीसरा है, ये ईरान के है शायद, मुझे जहां तक ध्यान है, गाजी अब्दुल रहमान अल गोस्बी, ये ईरान के शायद होनी चाहिए। ओके, ईरान के एक विचारक है ये। और इन्होंने कहा कि यथार्थवाद का जो विचार है वही विचार मॉर्गन्थ्यू का विचार है। मॉर्गन्थ्यू कह लीजिए, आप यथार्थवाद कह लीजिए। यदि आपको कहे कि मॉर्गन्थ्यू, तो आपके माइंड में क्या आता है? रियलिज्म। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। यदि आप कल्पना करते हो कि ये रियलिज्म, तो आप रियलिज्म के आपके साथ में ये भी सोचना होगा कि मॉर्गन्थ्यू, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है, यहाँ पर इनका करने का ये अर्थ ये है कि जो सिद्धांत है, रियलिज्म का जो सिद्धांत है, उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक मॉर्गन्थ्यू है, ऐसा इनके द्वारा कहा जाता है इसमें। तो ये है GAR एल गोस्बी, और इनके द्वारा ये कहा गया। यथार्थवाद कह सकते हो आप, मॉर्गन्थ्यू कह सकते हो, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो ये कुछ फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कुछ विचार है वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब रियलिज्म के ऊपर हमने बात किया, जिसको हम क्लासिकल रियलिज्म भी कहते हैं। अब हम आते हैं न्यू रियलिज्म, और उसके बाद की जो आगे हम किसमें आगे एक पॉइंट और इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल न्यू रियलिज्म। क्लासिकल न्यू रियलिज्म उसको बाद में हम पढ़ेंगे, और अभी हम पढ़ रहे हैं न्यू रियलिज्म। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा न्यू रियलिज्म। तो प्रॉब्लम बहुत सारी थी रियलिज्म के अंतर्गत। पहला पावर मोनिज्म की हमने बात किया, केवल पावर को बताते हो, पावर का अर्थ उनका रहता है केवल सेना का। क्या कहते हैं मॉर्गन्थ्यू क्या कहते हैं? पावर क्या है? पावर केवल सैन्य शक्ति होती है, केवल मिलिट्री पावर की बात इनके द्वारा की जाती है। लेकिन पावर तो बहुत सारा होता है, पावर बहुत सारा होता है। जैसे आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है। आर्थिक और सांस्कृतिक भी तो पावर होता है, कल्चरल पावर या
या इसको इकोनॉमिक पावर की हम बात कर सकते हैं, तो ये भी तो पावर है। इसके ऊपर फ़ोकस यहाँ पर मॉर्गन थ्योरी द्वारा नहीं किया गया, तो एक आलोचना ये कर सकते हैं, ये एक बड़ी कमज़ोरी है, तो उसका समाधान यहाँ पर किया जाएगा न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत। पहला कौन-सा? पहला ये इसमें ऐड कर सकते हैं, जो इसमें एक कमज़ोरी थी, बड़ी कमज़ोरी थी कि वो मिलिट्री मिलिट्री या जो सेना होती है, उसी का अर्थ पावर से लेते हैं, लेकिन पावर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बड़ा है। पावर के अंतर्गत हम कल्चरल पावर को हम शामिल करते हैं और दूसरा इकोनॉमिक पावर को भी हम पावर के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो मॉर्गन थ्योरी उसको शामिल नहीं किए, लेकिन न्यू रियलिज़्म में पावर का अर्थ होगा सेना, दूसरा आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर और तीसरी सांस्कृतिक, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। एक आलोचना, दूसरी क्या हो सकती है रियलिज़्म की? रियलिज़्म में जो माना गया था, पहले ही मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति ऐसा होता है, मानव का स्वभाव ऐसा होता है, इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना घटनाएँ घट रही है, इतने युद्ध हो रहे हैं, तो पहले वो मान के चल रहे हैं। जब आप पहले मान के चलते हो, तो वो साइंटिफिक नहीं हो सकता कभी भी। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको साइंटिफिक अप्रोच आपको बनानी है, साइंटिफिक थ्योरी आपको बनानी है, लेकिन आप तो पहले ही मान के चल रहे हो कि व्यक्ति का स्वभाव हिंसक होता है, वो ज़्यादा स्वार्थी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को प्राप्त करना चाहता है। यदि आप पहले ही मान लेते हो, तो वो कभी साइंटिफिक अप्रोच नहीं हो सकती। ये बड़ी कमज़ोरी थी मॉर्गन थ्योरी के विचार में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मॉर्गन थ्योरी के विचार की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो पहले ही मान के चलते हैं कि मानव का स्वभाव ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले वो उन्होंने मान लिया और जहाँ पर मानने की बात आती है, उसको आप साइंटिफिक अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए ये भी उनकी एक आलोचना की जाती है। तो अब क्या होगा, रियलिज़्म का एक साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत। न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत रियलिज़्म का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाएगा और पहले कुछ भी मान के नहीं चलेंगे कि मानव का स्वभाव ऐसा होता है, इसलिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, ऐसा हम कुछ भी पहले मान के नहीं चलेंगे। और एक बात ये भी है कि ये समय था 1960s का, 60s का, 70s का ये समय था और उस समय व्यवस्था सिद्धांत लगातार आगे बढ़ रहा था। सिस्टम अप्रोच पूरे जितने भी ह्यूमैनिटी के विषय हैं, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, फिलॉसफी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उन सभी के अंतर्गत सिस्टम अप्रोच बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था और सिस्टम अप्रोच का यहाँ पर सहारा लेंगे। सिस्टम अप्रोच क्या वो हम अलग देखेंगे, अलग हमारा क्लास रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए जो सिस्टम अप्रोच था उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत सिस्टम अप्रोच यानी व्यावहारिक ज्ञान जो आपके आस-पास हो रहा है, उसको समझिए आप और सब कुछ आप शामिल कीजिए जैसे सिस्टम अप्रोच को हम अप्लाई करें, तो सिस्टम अप्रोच को आप शामिल कर सकते हो इसमें कि पावर का अर्थ केवल सैन्य ही नहीं होता, आर्थिक और सांस्कृतिक भी होता है। ओके, तो इसमें कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा बढ़ा दिया गया है और बढ़ाया क्यों गया? ये सिस्टम अप्रोच का इफ़ेक्ट था। जब आप सिस्टम अप्रोच पढ़ लोगे, तो और बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट है यथार्थवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, जो व्यवहार में हो रहा है, उसी को ठीक से एनालिसिस करेंगे एक बार फिर से और यहाँ पर न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत पहले कुछ भी मान के नहीं चलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शक्ति का जो अर्थ है, वो बढ़ा देंगे। पहले शक्ति का अर्थ केवल मिलिट्री से लिया जाता था। अब जो शक्ति का अर्थ है, वो आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य तीनों से लिया जाएगा, तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है व्यवस्था जो सिद्धांत है उसका भी प्रयोग अब किया जाएगा। पहले इस व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया, अब व्यवस्था सिद्धांत का भी अब प्रयोग किया जाएगा न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत। 3 पॉइंट हो गए। ये हमने अभी देखा, एक राज्य का व्यवहार मानव स्वभाव पर आधारित नहीं होता है। ये चौथा पॉइंट आप देख सकते हो, जहाँ पर रियलिज़्म कह रहा था कि मानव स्वभाव जैसा होता है वैसा ही राज्य का स्वभाव होता है। लेकिन नहीं, न्यू रियलिज़्म कहेगा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता? आगे हम डिटेल से इसको समझेंगे कि राज्य व्यवहार कैसे कर रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो घटनाएँ घट रही है, उसका कारण क्या है? कारण ये नहीं है, मानव स्वभाव नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है समझने के लिए न्यू रियलिज़्म में, जहाँ पर रियलिज़्म मानव स्वभाव के आधार पर राज्य को बताता है और राज्य फिर किस प्रकार से व्यवहार करता है, तो वो कहाँ से शुरू करता है? राज्य के मानव के व्यवहार से। लेकिन न्यू रियलिज़्म के अंतर्गत हम कहते हैं कि मानव स्वभाव के आधार पर ये विश्व व्यवस्था नहीं चलती है, राज्यों को हम नहीं समझ सकते। राज्य वैसा ही व्यवहार करता है जैसा विश्व व्यवहार करता है। आगे हम समझेंगे, डिटेल से इसको समझेंगे, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे सामने फिर से क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। पहले हमने इस विश्व को
रियलिज्म के अकॉर्डिंग समझा। अब हम देखेंगे नियो रियलिज्म आखिर इस विश्व को समझने के लिए आखिर क्या कर रहा है, इस विश्व को समझाने के लिए आखिर क्या करेगा। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य कैसा व्यवहार करता है, राज्य कैसा व्यवहार करता है, क्यों करता है, उसका कारण क्या है, वो हम समझेंगे नियो रियलिज्म में एक बार फिर से। दूसरा, एक राज्य की विदेश नीति कैसे होगी, एक राज्य कैसे अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा, उसके पीछे कौन-कौन से कारण होंगे, उसके माइंड में क्या चलेगा जब एक राज्य के द्वारा विदेश नीति का निर्धारण किया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विश्लेषण का एक नया नज़रिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर पहले रियलिज्म रियलिज्म मानव स्वभाव के आधार पर विश्व व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहा था, वहीं पर अब आपको एक नया नज़रिया, एक नया अप्रोच देखने को मिलेगा विश्व व्यवस्था को समझने के लिए। ओके, तो न्यू रियलिज्म अब हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? हम अब ये देखेंगे कि राज्य कैसा व्यवहार कर रहा है, दूसरा पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे कि कोई देश फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार से बना रहा है और तीसरा एक विश्व को समझने का एक नया नज़रिया क्या हो सकता है, ये सब आपको न्यू रियलिज्म के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ध्यान से सुनते जाइए और नोट करने वाला काम है बाद में भी कर सकते हो, बाद में भी आप इसको कर सकते हो। न्यू रियलिज्म जो कि रियलिज्म की जो प्रॉब्लम थी, उसमें जो कमियाँ थी, उसको दूर करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच लेके आते हैं और इस पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया गया। या हम कह सकते हैं न्यू रियलिज्म के जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक है, वो है केनेथ वाल्ट्ज़। और इनकी बहुत फेमस बुक आती है 1979 के अंतर्गत थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंतर्गत बहुत फेमस बुक है इनका, केनेथ वाल्ट्ज़ का थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979 के अंतर्गत ये बुक आती है और इसी के अंतर्गत जो न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो देते हैं। हालाँकि एक बात ये भी है कि न्यू रियलिज्म का कॉन्सेप्ट पहले ही आ चुका है, इस बुक में भी वो शुरुआत कर देते हैं, लेकिन डिटेल से साइंटिफिक जो एनालिसिस है वो इसी बुक में करते हैं, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो ये बुक हमें पढ़ना है अभी, हम इसमें इसमें देखेंगे कि इसमें इसमें क्या लिखा गया है और अब हम ये भी देखेंगे कि इस बुक में क्या लिखा गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, मैन द स्टेट एंड वार ए थ्योरेटिकल एनालिसिस, केनेथ एंड वाल्ट्ज़। ये भी आपको पढ़ना है। दोनों बुक बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों को समझते हैं कि इन दोनों पुस्तक में क्या-क्या लिखा गया है, एक-एक करके समझते हैं। पहला बुक है जो कि 1959 में आया। ध्यान से सुनते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। मैन द स्टेट एंड वार कब हुआ, ये 1959 के अंतर्गत आया और वो इसके अंतर्गत 3 लेवल बताते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में या हम कह सकते हैं वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत जो भी घटनाएँ हो रही है उसके 3 कारण है। वो 3 एनालिसिस वो देंगे इस बुक के अंतर्गत। वो पहले 3 एनालिसिस देते हैं, लेवल ऑफ एनालिसिस 3। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो भी घटनाएँ हो रही है उसके 3 कारण हैं। पहला बताएँगे यूनिट एनालिसिस जिसका अर्थ है मानव स्वभाव। वो केवल बता रहे हैं कि ये होता है, ये होता है, वो बताएँगे पहले तो और फिर अपना कॉन्सेप्ट देंगे। पहले तो वो ये बताएँगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वास्तव में यहाँ पर क्या चल रहा है और फिर अपना सिद्धांत वो देंगे। तो सबसे पहले ये बुक लिख दी जाती है 1959 में, मैन द स्टेट एंड वार, और इसके अंतर्गत लेवल्स ऑफ एनालिसिस 3 एनालिसिस बताते हैं कि एक राज्य कैसा व्यवहार करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो घटनाएँ घट रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो पहला वो बताते हैं मानव स्वभाव को बताते हैं और वो कहते हैं कि मॉर्गन थ्यू का ऐसा ही मानना है कि मानव स्वभाव के कारण ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घटनाएँ घटती है। पहला पॉइंट वो ये बुक में बताते हैं कि मॉर्गन थ्यू ये बताते हैं कि मानव स्वभाव के कारण ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घटनाएँ घटती है। ये हमने डिटेल से समझा। इसी बुक में वो सेकंड बताते हैं कि एक राज्य की जैसी पॉलिसी होगी, एक राज्य में जैसी डोमेस्टिक पॉलिसी होगी, वैसा ही वो व्यवहार करता है। एक राज्य की जैसी नीतियाँ होगी, जैसा लीडर होगा एक राज्य का, वैसा ही वो व्यवहार करता है। ये इसको कहते हैं सेकंड लेवल एनालिसिस स्टेट लेवल का, जिसमें वो कहते हैं कि एक राज्य है जैसे भारत है, तो भारत के अंतर्गत जो नीति निर्माता होंगे, पॉलिसी मेकर जो होंगे, इनके द्वारा जैसी नीति बनाई जाएगी, वैसा ही उस देश का व्यवहार होगा।
और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो इसी आधार पर चलेगी कि राज्य के जो लीडर है वो कैसा व्यवहार करते हैं। इसी को कहते हैं स्टेट लेवल एनालिसिस, जिसमें फ़ोकस किया जाता है डोमेस्टिक लेवल यानी घरेलू राजनीति के ऊपर। घरेलू आपकी जैसी राजनीति होती है, उसी के ऊपर फ़ोकस इसमें किया जाता है कि जैसी घरेलू राजनीति होगी, आपके देश में क्या चल रहा है। यदि आपके देश में डेमोक्रेसी है, तो आप वर्ल्ड सिस्टम में भी पीस लाने का प्रयास करोगे, शांति लाने का प्रयास करोगे। यदि आपके देश में कोई अथॉरिटेरियनिज़्म पावर रहती है या अथॉरिटी है, तो वो विश्व व्यवस्था में दूसरे पर कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। यदि आपके पास में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, तो वो भी इसी प्रकार का कुछ प्रयास कर सकता है। तो इसमें ये बताते हैं कि जैसा राज्य होगा, वैसा ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में घटनाएँ घटती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आप घटनाएँ पढ़ते हो वो किसके कारण होती है? वो होती है स्टेट लेवल। तो 2 पॉइंट तो इस बुक में ये बता दिए। फिर वो कहते हैं अपना कॉन्सेप्ट देंगे तीसरे में, इंटरनेशनल सिस्टम में। वो आगे कहते हैं कि एक कारण ये भी है जैसा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है, जैसा आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट आपको दिखाई देता है, वैसी ही घटनाएँ राज्य करता है। वो ही घटनाएँ होती है जैसे ये आपका पूरा वर्ल्ड है। ओके? और इस वर्ल्ड का जैसा-जैसा ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ये वर्ल्ड जैसा-जैसा करता है, इस वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है, वैसा ही एक राज्य के द्वारा किया जाता है। इस वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है और इसी पॉइंट को हम डिटेल से आप समझने वाले हैं। इसी पॉइंट को हम समझने वाले हैं और यहाँ पर केनेट वाल्स का जो फ़ोकस है, वो इसी बिंदु के ऊपर रहेगा। ध्यान से समझिए, आप यदि ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। पहली बार देखोगे तो थोड़ा-सा नया-नया लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, सब कुछ बहुत ईज़ी भाषा में बता रहा हूँ। बहुत कम नहीं बता सकता क्योंकि ज़्यादा बताना ही होगा। ऐसे कुछ भी ऐसे 3 वर्ड ये बताता नहीं है, कोई नहीं ये सब बताता आपको। केवल इतना 1 बुक का नाम बताएँगे और 2 बुक का नाम बता देंगे और कुछ भी थोड़ा बहुत बता देंगे तो बता देंगे। लेकिन इतना डिटेल से कोई नहीं समझाता है, तो ध्यान से सुनते हुए चलिए, आप ध्यान से सुनिए इनको। ये बुक 1959 के अंतर्गत आई। इसके अंतर्गत वो लेवल ऑफ एनालिसिस देते हैं कि 3 स्तर पर घटनाएँ घटती रहती है। पहला कारण, एक कारण हो सकता है मानव व्यवहार, दूसरा हो सकता है राज्य का व्यवहार और तीसरा हो सकता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा ही राज्य के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्टेट का वैसा ही स्टेट का व्यवहार होगा। और इसी को वो डिटेल से आप समझाएँगे। इनकी जो सेकंड बुक आएगी, उसके अंतर्गत इसी पॉइंट को वो बताएँगे कि कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक स्ट्रक्चर बनी है, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है, वो अभी हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्ट्रक्चर है, वो ही डिसाइड करती है कि एक राज्य क्या काम करेगा। एक राज्य क्या काम करेगा, वो डिसाइड किया जाता है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के द्वारा। तो एक बुक आपको समझ में आ गई, इसमें 3 लेवल ऑफ एनालिसिस दे दिया, यूनिट, स्टेट और इंटरनेशनल के ऊपर इनका फ़ोकस रहेगा और ये जो अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देंगे अब न्यू रियलिज़्म का, वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा इंटरनेशनल के ऊपर। अभिकर्ताओं का महत्व कम होता है क्योंकि उनके व्यवहार का निर्धारण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा किया जाता है। कैसे? ये क्या लिखा है यहाँ पर? अभिकर्ता यानी एक्टर और एक्टर को हम क्या बोलते हैं? स्टेट। भारत क्या है? एक एक्टर है, ओके? तो एक्टर शब्द यहाँ पर काम लिया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या आप इसको स्टेट शब्द काम में ले लीजिए, एक्टर शब्द काम में लीजिए, दोनों एक ही है। तो एक्टर का जो महत्व है वो कम होता है क्योंकि उनके व्यवहार का निर्धारण एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा किया जाता है। जैसा वर्ल्ड का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। अभी हमने बात किया, जैसा स्ट्रक्चर होगा वर्ल्ड का वैसा ही व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसको हम समझेंगे। एक राज्य कैसा व्यवहार करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर निर्भर करता है। एक राज्य कैसा व्यवहार करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो अब हमें 2 पॉइंट समझना है
कि एक एक तो ये समझना है कि स्ट्रक्चर आखिर क्या होता है और दूसरा ये पॉइंट हमें समझना है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक राज्य किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। इसी को आपको समझना है तो आपको न्यू रियलिज़्म बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके साथ में हम समझेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसके कारण हम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, हम इस प्रकार की विदेश नीति क्यों अपना रहे हैं, इस प्रकार की हमारी नीतियाँ क्यों अपना रहे हैं, उसका कारण अब हम ढूँढने का प्रयास करेंगे। तो सुनते जाइए, अभी तो मेन थीम तो इसका बाकी है। पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर तो ऐसी हो सकती है, कई सारे स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 3 स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा कि वर्ल्ड सिस्टम में किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो पहले स्ट्रक्चर देखिए, द एनार्किक स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये एक स्ट्रक्चर है, ये अपना वर्ल्ड है और यहाँ पर कोई भी सुप्रीम सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है? सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। अराजकता की स्थिति है, एनार्किकल स्थिति है। वो हमने बात किया पहले कि एनार्की क्या होता है और यहाँ पर न्यू रियलिज़्म में भी माना जाता है कि ये बात ठीक है कि वर्ल्ड सिस्टम में कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। इस विश्व में अराजकता है, जिसका अर्थ है कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो राज्य अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उस पर कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का अर्थ समझ रहे हो पहला? ये एक स्ट्रक्चर है कि वर्ल्ड सिस्टम के अंतर्गत अनार्किकल है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? अराजकतापूर्ण ये स्ट्रक्चर है। इसलिए यहाँ पर कोई सर्वोच्च सत्ता का अभाव है और इसमें सभी राज्यों को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। एक राज्य को यहाँ पर अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है, उसका कारण क्या है? इस यहाँ पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और इसके लिए वो पावर को ज़्यादा करेगा, पावर को बढ़ाता जाएगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत पावर क्यों बढ़ती है? उसका कारण है स्ट्रक्चर, मानव व्यवहार नहीं। ध्यान दीजिए, रियलिज़्म में कहा गया था कि मानव व्यवहार ही ऐसा होता है, मानव व्यवहार ही अपनी सुरक्षा चाहता है और पावर को बढ़ाना चाहता है, इसलिए प्रत्येक राज्य पावर को बढ़ाएँगे और फिर वो अनार्किकल जो कंडीशन है, वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केनेथ वाल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड अनार्किकल है, इसलिए प्रत्येक राज्य पावर को अधिकतम कर रहा है। ये थोड़ा-सा उल्टा हो गया, ध्यान से सुनिए। वहाँ पर मानव स्वभाव के आधार पर समझाने का प्रयास करते हैं इस विश्व व्यवस्था को, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो विश्व व्यवस्था है, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है और जब सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है, तो प्रत्येक राज्यों को अपनी सुरक्षा खुद से करनी होगी और सुरक्षा के लिए वो लगातार पावर को बढ़ाना होगा और हमें ये नहीं पता कि हमारे लिए कितनी पावर की आवश्यकता है। इसलिए इसलिए सभी राष्ट्र पावर को बढ़ाने में लगे हैं। रिलेशन बना रहे हैं, हम इज़राइल के साथ बना रहे हैं, रूस के साथ में, फ्रांस के साथ में, अमेरिका के साथ में, यहाँ से लगातार हम हथियार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा करनी है और हमें ये नहीं पता कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए कितने हथियार चाहिए और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये वर्ल्ड स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो ये साइंटिफिक एनालिसिस है। ये साइंटिफिक एनालिसिस है, केनेथ वाल्स के द्वारा ये साइंटिफिक एनालिसिस किया जा रहा है। कुछ भी पहले मान के नहीं चल रहे हैं यहाँ पर, मानव स्वभाव को पहले मान के नहीं चला यहाँ पर। पहले वर्ल्ड स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है, पहले वर्ल्ड स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है और फिर बता रहा है, इसी आधार पर ये ऐसा है, इसलिए एक राज्य ऐसा व्यवहार कर रहा है। राज्य लगातार हथियार क्यों खरीद रहा है, युद्ध क्यों हो रहे हैं, उसका कारण यही है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा चाहता है और ये जो अराजकतापूर्ण स्थिति है, इसमें व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद से ही करनी है, इसलिए पावर को लगातार बढ़ा रहा है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, स्ट्रक्चर कैसा है ये वर्ल्ड स्ट्रक्चर कैसा है, अराजकतापूर्ण ये स्ट्रक्चर, एनार्किक स्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड का। चलें सेकंड स्ट्रक्चर हम पढ़ें। ये बात कर ली है, इस पर हमने, फिर से देख लीजिए एक। सिक्योरिटी, तो इसमें एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सिक्योरिटी डायलेमा। जब प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा खुद से ही करनी है, तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा में लगातार वृद्धि करता है। जब प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा खुद से करनी है, तो प्रत्येक राज्य अपनी अपनी जो पावर है वो लगातार बढ़ाएगा। और क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि उसको पता नहीं है कि पड़ोसी राष्ट्र के पास में
कितनी शक्ति है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी स्थिति को अधिकतम करने का प्रयास करता है, अपनी सिक्योरिटी को अधिकतम करने का प्रयास करता है क्योंकि ये वर्ल्ड है एनार्किकल है और यहाँ पर सिक्योरिटी डायलेमा की प्रॉब्लम आती है। सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है? एक राष्ट्र को नहीं पता है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। इसी को कहा जाता है सिक्योरिटी डायलेमा और इसी कारण ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंतर्गत सिक्योरिटी डायलेमा की प्रॉब्लम है। अनार्किकल वर्ल्ड है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी पावर को लगातार बढ़ा रहा है। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसको ठीक कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ऐसा ही स्ट्रक्चर है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपनी पावर को बढ़ा रहा है। पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर आप देखते हैं। जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव है, सापेक्ष है। कैसे इसको समझते हैं? इसको समझने से पहले कुछ और बातें हम समझते हैं। पहला हम समझते हैं यूनी पावर क्या होता है। यूनी पावर क्या होता है? जब विश्व में एक ही राष्ट्र हेजेमनी हो, एक ही राष्ट्र के पास में सर्वोच्च सत्ता हो और उसकी सभी राष्ट्र उनकी बात को माने यानी पावर सेंट्रलाइज्ड हो एक पोल के अंतर्गत। एक पोल के अंतर्गत जब पावर सेंट्रलाइज्ड होता है उसी को हम कहते हैं यूनिपोलर। जैसे 1991 के बाद में जब यूएसएसआर खत्म हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड का निर्माण होता है जिसमें अमेरिका हेजेमनी रहता है। ओके, तो पहला पॉइंट समझ में आया। यूनिपोलर क्या होता है? जहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड होता है एक पोल के अंतर्गत, एक ध्रुव के अंतर्गत जब पावर सेंट्रलाइज्ड होता है, ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिली 1991 के बाद में जब डिक्लाइन होता है यूएसएसआर का, उसी को हम कहते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। तो विश्व में एक ही अब पावरफुल राष्ट्र बचा था 1991 के बाद में। दूसरा पॉइंट है बाइपोलर, जहां पर पावर दो पोलर के अंतर्गत सेंट्रलाइज्ड हो, दो पोलर हो। एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोल्ड वार का एग्जाम्पल आप लिखिए। और इसी कोल्ड वार के अंतर्गत पावर का जो सेंट्रलाइज्ड है वो दो पोल के अंतर्गत रहता है, यूएसए और यूएसएसआर दोनों बराबर रहते हैं। और जब दो पावर रहते हैं विश्व व्यवस्था में, जब विश्व व्यवस्था को दो राष्ट्र प्रभावित करते हैं तो उसको कहा जाता है बाइपोलर वर्ल्ड। और तीसरा है यहाँ पर मल्टीपोलर। तीसरा क्या आ गया? मल्टीपोलर, यानी पावर के जो पोलर है वो बहुत सारे हो, इतने सारे हो, 1 2 3 4 5, 5 से पोलर हो, मान लेते हैं 6, मान लेते हैं 7, मान लेते हैं। एग्जाम्पल जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रसिया और भी कई सारे मान सकते हो आप। ब्रिटेन आप मान सकते हो, ब्राज़ील आप मान सकते हो। जब पावर है जापान आप मान सकते हो। तो जब पावर है किसी एक पोल में नहीं रहता, एक ध्रुव में जब पावर का सेंट्रलाइज़्ड नहीं होता है और पावर बिखरी रहती है। वर्तमान का जो सिस्टम है वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पर कोई भी राष्ट्र के पास में हेजेमनी नहीं है, किसी एक राष्ट्र के पास में सर्वोच्च सत्ता नहीं है, पावर बिखरी हुई है कई सारे राष्ट्रों में। ओके, तो इसी वर्ल्ड को हम कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि क्या होता है यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। तो अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो सकती है। एक स्ट्रक्चर वर्ल्ड में हो सकती है कि विश्व में केवल एक ही पोलर हो। इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमें 1991 के बाद में हमें देखने को मिली। और इससे पहले कभी एक समय था जब ब्रिटेन पावरफुल होता था, केवल ब्रिटेन होता था, तो ब्रिटेन भी कभी यूनिपोलर हुआ करता था और कभी अमेरिका यूनिपोलर हुआ करता था। और कभी संभावना जताई जा रही है कि चाइना एक समय के बाद में यूनिपोलर में बदल सकता है, यूनिपोलर में बदल सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। और ये क्या है? एक स्ट्रक्चर ही तो हो गई, आप समझ रहे हो स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है जहां पर पोलर वन पोलर हो, एक ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है। एक स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है जहां पर दो पोलर हो, दो पोलर जहां पर हो सकते हैं ना, दो ध्रुव विश्व व्यवस्था हो सकती है जहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड रहती है दो पोलर के अंतर्गत, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर हम ले सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर रहती है शीत युद्ध के दौरान। और एक ऐसी स्ट्रक्चर रह सकती है, वर्तमान का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपोलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर शक्ति के दो से अधिक केंद्र रहते हैं, पावर के जो सेंटर है वो दो से अधिक रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। तो ये 3 प्रकार की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। तो ये सभी क्या है? स्ट्रक्चर है।
ये सभी स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी एक हो सकती है, जहाँ पर न्यू रियलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है, यदि विश्व में बायोपोलर सिस्टम रहेगा, यदि विश्व में बायोपोलर सिस्टम रहेगा, जहाँ पर शक्ति के 2 केंद्र रहेंगे, वो विश्व सुरक्षित रहेगा। इसलिए न्यू रियलिज़्म कहता है, जब तक शीत युद्ध रहेगा, शीत युद्ध में 2 राष्ट्र पावरफुल रहते हैं, बायोपोलर वर्ल्ड रहता है, तब तक शांति रहेगी। और फिर केनेथ वाल्स कहते हैं, जैसे ही शीत युद्ध खत्म होगा, विश्व में युद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। तो न्यू रियलिज़्म किसके ऊपर फ़ोकस करता है? बायोपोलर पर, और उनका ये मानना है कि जब 2 पोलर रहेंगे, तो कोई भी राष्ट्र दूसरे ऊपर ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, एक-दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे। बैलेंस ऑफ पावर हमने पढ़ा है ना? तो एक-दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, इसलिए कोई भी राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। और आप देखते हो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में आपस में कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। 1945 के बाद में कोई भी आपस में बड़ा युद्ध नहीं हुआ है। आप देख सकते हो क्यूबा का आप देख सकते हो, वियतनाम का आप देख सकते हो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया का आप देख सकते हो। इसके अलावा अफ़गानिस्तान वार 1979 का आप देख सकते हो, उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया था। यूएसएसआर एक तरफ से आता है अफ़गानिस्तान में और दूसरी तरफ से अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर के जो कबीलाई थे, उन्हीं को तैयार करता है, तालिबानी थे उन्हीं को तैयार करता है। तो उनके बीच में वार होता है, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कभी डायरेक्ट वार नहीं हुआ था शीत युद्ध के दौरान। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा, यदि स्ट्रक्चर बायोपोलर है, तो वहाँ पर युद्ध नहीं होगा, वहाँ पर युद्ध नहीं होगा। ऐसी बात केनेथ वाल्स के द्वारा कही गई। यदि विश्व में बायोपोलर है, तो वहाँ पर युद्ध नहीं होगा, दोनों एक-दूसरे को कंट्रोल करते रहेंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। इस स्ट्रक्चर में कैसा व्यवहार होगा, हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि एक विश्व में जो देश है, वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। और यहाँ पर केनेथ वाल्स कह रहे हैं कि जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। यदि कोई सिस्टम यूनिपोलर है, तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे कि जो हेजेमनी है, उसको बुरा नहीं लगे, जैसा वो कहेगा वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। 1991 के बाद में यूनिपोलर वर्ल्ड बना और उसके बाद में जो भी उसके विरोध में जाने का प्रयास किया, पहला एग्ज़ाम्पल इराक। इराक ने उसके विपरीत जाने का प्रयास किया, तो किस प्रकार से सद्दाम हुसैन को समाप्त किया, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो जैसे ही आप यूनिपोलर वर्ल्ड है, उसके अंदर कहते जो हेजेमनी पावर है, उसका विरोध करने का प्रयास करते हो, तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप वैसा ही व्यवहार करोगे, जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा। सेकंड है इसमें बाइपोलर। तो बाइपोलर के अंतर्गत जैसा आपको 2 पोलर कहेंगे, आप वैसा ही व्यवहार करोगे। या तो आप सोवियत संघ की तरफ जा सकते हो या आप अमेरिका की तरफ से जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं बचेगा और यदि तीसरे ऑप्शन में आपको जाओगे तो आप नुकसान उठा सकते हो, ऐसी बात इसमें कही जाती है। तो बाइपोलर वर्ल्ड में हमने जो नाम के अकॉर्डिंग जो काम किया, गुटनिरपेक्ष नीति जो हमने अपनाई, वो इस स्ट्रक्चर के कारण अपनाई। ध्यान से सुनिए। हमने नाम को अपनाया, गुटनिरपेक्षता की नीति को हमने क्यों अपनाया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही ऐसा था जहाँ पर 2 पोलर थे, और हम चाहते थे कि इस किसी भी पोलर में हम नहीं मिले, इसलिए हमने अलग ही अपना रास्ता चुन लिया। तो इसलिए कहा गया कि जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। ओके? समझ में आ रहा है केनेथ वाल्स का कॉन्सेप्ट कि जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही राज्य का व्यवहार किया जाएगा। हमने गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन चलाया, एक अलग ग्रुप बना लिया, उसके बनाने का कारण ये था कि वर्ल्ड स्ट्रक्चर ही ऐसा था। और तीसरा एग्ज़ाम्पल है मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो स्टेट है, उसके पास में पावर आ जाती है, थोड़ी-थोड़ी इसमें पावर आ जाती है कि वो अपने अनुसार काम कर सकें। लेकिन यहाँ भी जैसा स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही आपको काम करना होगा। या तो आप अमेरिका के साथ में जाइए, अमेरिका के साथ में ग्रुप बनाइए, या आप चीन के साथ ग्रुप बनाइए, या आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है उसमें आप रूस के साथ में ग्रुप बनाइए। इस प्रकार से आपको ग्रुप में तो रहना ही पड़ेगा, बैलेंस तो आपको कहीं न कहीं बनाना ही पड़ेगा यदि आपको सर्वाइवल आपको चाहिए। इस विश्व में आपको सर्वाइवल करना है किसी स्टेट को, तो उसको किसी न किसी ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही एक राज्य के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, शक्ति का सापेक्ष वितरण होगा। जो पावर है, वो क्या होती है? रिलेटिव होती है।
यानी पावर कुछ एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। हमें अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए या स्टेट को सुरक्षित रखने के लिए कितनी पावर चाहिए ये हमें नहीं पता, ये रिलेटिव होती है किससे? दूसरे देश के पास में कितनी पावर है। भारत के पास में भारत के पास में कितनी पावर होगी? कितनी पावर होगी? जितनी पाकिस्तान के पास में होगी। हम देखेंगे हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास में कितनी पावर है। दूसरा एग्ज़ाम्पल चाइना कब पावरफुल रहेगा? यदि हम तुलना करें भारत से हम चाइना की तुलना करें, तो वो यहाँ पर चाइना पावरफुल है। और दूसरा एग्ज़ाम्पल चाइना और अमेरिका की बात करें मिलिट्री के अंतर्गत, तो हम कहेंगे अमेरिका पावरफुल है चाइना से मिलिट्री के अंतर्गत। ओके? तो पावर क्या है रिलेटिव है, आपको तुलना पड़ करनी पड़ेगी कि कौन-सा आपके सापेक्ष कौन-सा रिलेटिव कौन-सा है, उसके अकॉर्डिंग ही पावर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पर। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी कि ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही होता है, जहाँ पर राज्य व्यवहार करता है। तीसरा स्ट्रक्चर तीसरा स्ट्रक्चर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लॉ। ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ हो सकते हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, उसके अनुसार आपको काम करना होगा। उसके अनुसार कई सारे राष्ट्र हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार काम करेंगे। जैसे भारत ने 1969 में जब भारत को खाद्यान्न चाहिए था, गेहूँ चाहिए थे, कुछ पैसे चाहिए थे, तो हमने उनकी नीतियों को अपनाया, जैसा हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा, वैसा ही हमने किया। तो ये क्या स्ट्रक्चर है? सब फिर से समझिए, भारत ने 1969 भारत ने 1991 के अंतर्गत जो पॉलिसी में अपना चेंज किया, यहाँ पर रहती है इंदिरा गांधी की सरकार और यहाँ पर रही नरसिम्हा राव की सरकार। तो यहाँ पर भारत ने जो चेंज किया अपनी पॉलिसी में जहाँ पर 1991 के अंतर्गत लिबरलाइज़ेशन का हमने अप्लाई किया और यहाँ पर 1969 के अंतर्गत भी हमें कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ रिफ़ॉर्म तो हमें अपने रिफ़ॉर्म करने पड़े और जो पैसे की जो वैल्यू है, वो हमें कम करनी पड़ी डॉलर की अपेक्षा। तो ये सब हमने क्यों किया? ये किया हमने स्ट्रक्चर के कारण। ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या है? एक स्ट्रक्चर है और इसी के अधीन रह के हमने अपना जो हम जो काम कर रहे थे, हमने जो अपनी नीतियाँ अपनाई उसको चेंज किया। कारण क्या है? स्ट्रक्चर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन और इंटरनेशनल लॉ भी एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं और एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो वर्तमान के अंतर्गत जो वर्ल्ड ट्रेड है, डब्ल्यूटीओ है, तो उसके अनुसार हमें कृषि से जुड़ी हुई नीतियाँ बनानी पड़ती है कि किसानों को कितना सब्सिडी देना है, कितना नहीं देना है, वो भी निर्धारित करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जैसा-जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे-जैसे आपकी स्ट्रक्चर होगी, वैसा-वैसा एक राज्य के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। वैसा ही एक राज्य के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। उम्मीद है कि स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि राज्य कैसा व्यवहार कर रहा है, एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर में राज्य ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, अलग-अलग स्ट्रक्चर में राज्य अलग-अलग व्यवहार क्यों कर रहा है, उसका कारण भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाएगा। एक स्ट्रक्चर और मान लेते हैं, 2 कंट्री है, इसको हमने पहले भी समझा, एक बार फिर से समझ लीजिए। इस स्ट्रक्चर में शक्ति संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। पावर का जो बैलेंस है वो हमेशा बना रहना चाहिए। शक्ति के असंतुलित होते ही सुरक्षा दुविधा की स्थिति आ जाती है, सिक्योरिटी डायलेमा की, जिससे प्रभावित होके प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहना चाहिए और वो नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर ही है। ये भी एक स्ट्रक्चर ही है कि एक देश से पावरफुल हो गया, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया और फिर दूसरा देश भी पावरफुल होना चाहेगा। इसको एग्ज़ाम्पल की सहायता से आप समझ सकते हो। यदि एक्स देश ने अपनी पावर को बढ़ाया, तो ये क्या है, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर है। जैसे चीन ने अपनी पावर को बढ़ाया, चीन ने परमाणु जो विस्फोट वाला है 1964 के अंतर्गत, तो उसका प्रयोग कर लिया, उनके पास में परमाणु बम आ गए, तो भारत को भी उसी प्रकार की स्ट्रक्चर बनानी होगी, जैसे चीन की है, भारत को भी अब परमाणु हथियार बनाने होंगे। तो चीन के पास जब 1964 में आ गए थे, तो अब भारत के पास भी दबाव था कि वो भी कुछ ना कुछ परमाणु बम बनाए।
तो क्या हुआ? ये स्ट्रक्चर का इफ़ेक्ट है। हमने परमाणु बम क्यों बनाया? क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है, पड़ोसी राष्ट्रों का जो स्ट्रक्चर है, वो ही ऐसा है, वो हमें पता है, कभी कुछ भी कर सकते हैं वो, कभी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में हमें भी उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमें काम करना होगा। उसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमें काम करना होगा। जैसे स्ट्रक्चर वैसा ही व्यवहार राज्य के द्वारा किया जाता है। तो अब तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर के कारण एक राज्य का कैसा व्यवहार होता है और यही सभी बातें यहाँ पर बताई जा रही है केनेथ वाल्स के द्वारा ये सभी बातें बताई जाती है। ये तो था न्यू रियलिज़्म और न्यू रियलिज़्म को स्ट्रक्चरल रियलिज़्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा फ़ोकस स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, इसलिए न्यू रियलिज़्म को स्ट्रक्चरल रियलिज़्म भी कहा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्यों क्यों कहा जाता है। शक्ति संतुलन के लिए गठबंधन बनाए जाते हैं। तो ये भी एक स्ट्रक्चर है कि आप कोलिशन किस प्रकार से करते हो, कई सारे राष्ट्रों के साथ में ग गठबंधन किस प्रकार से बनाते हो। आप अमेरिका के साथ में शामिल होते हो या आप यूएसएसआर के साथ शामिल होते हो या आप चीन के साथ शामिल होते हो, किसी प्रकार के किसी देश के साथ में आप शामिल होते, तो वो भी क्या है कि स्ट्रक्चर का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्थिक विकास और इसी पावर का जो बैलेंस है, उसको बनाए रखने के लिए हम लगातार मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे। भारत लगातार मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है और हम लगातार आर्थिक विकास भी करेंगे क्योंकि हमें चाहिए शक्ति संतुलन चाहिए और शक्ति संतुलन के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य व्यय करना पड़ेगा और हमें आर्थिक विकास भी करना होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए स्ट्रक्चर का कि स्ट्रक्चर में जैसे-जैसे चेंज हुआ, वैसे राज्य ने कैसा व्यवहार किया। जैसे एक स्ट्रक्चर था 1945 से 91 के बीच में पूंजीवाद पूंजीवाद और जिसका सेंटर था अमेरिका जिसका सेंटर था अमेरिका। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर किस प्रकार से पूंजीवादी यहाँ पर स्ट्रक्चर था एक और इज़राइल अमेरिका के साथ में था, जो यहूदी थे, वो सभी यहाँ पर अमेरिका के साथ में था। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया और भारत ने इसी कारण से इनके साथ में किसी प्रकार के रिलेशन नहीं बनाए। क्योंकि भारत यहाँ पर पॉसिबल नहीं था भारत के लिए और मैंने कई सारे कारण आपको पहले भी बताए थे कि अपना कल्चरल इश्यू हो सकता है, हमें जो अरब के जो देश है, खाड़ी के द जो देश है, उनके साथ भी हमें अच्छे रिलेशन बनाने थे, इसलिए हमने इज़राइल के साथ में अच्छे संबंध नहीं बनाए। एग्ज़ाम्पल और लिख सकते हो भारत का परमाणु परीक्षण क्यों हुआ? जैसा स्ट्रक्चर था, उसी कारण तो हमने परमाणु परीक्षण किया, इसको भी हमने देख लिया। तो ये सभी पॉइंट हो गए हैं, मेन-मेन पॉइंट के ये सभी हो गए हैं। कुछ डिफरेंस कर लिया जाए अब। इतनी हमने बात कर लिया रियलिज़्म और न्यू रियलिज़्म जिसको हम क्लासिकल रियलिज़्म या न्यू रियलिज़्म कह सकते हो और न्यू रियलिज़्म को ही हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चर रियलिज़्म। इसमें डिफरेंस आप कर लीजिए एक तो ये हो गया पावर को लेके डिफरेंस हो गया जहाँ पर पावर का एक बहुत छोटा-सा अर्थ निकाला जाता है रियलिज़्म के अंतर्गत मॉर्गन थ्यू के द्वारा उनके कहा गया कि पावर तो केवल सैन्य पावर होता है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर जो केनेट वाल्स है वो कहते हैं कि इकोनॉमी पावर होना चाहिए, कल्चर पावर होना चाहिए, मिलिट्री पावर होना चाहिए। ये 2 पॉइंट हो गए। जहाँ पर रियलिज़्म मानव व्यवहार मानव व्यवहार के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएँ हो रही है, उसको समझाना चाहता है, एक राज्य कैसा व्यवहार करता है, उसको समझाना चाहता है मानव व्यवहार के आधार पर। वहीं पर न्यू रियलिज़्म जैसी जैसी स्ट्रक्चर होगी, उसी के आधार पर इस विश्व को समझाने का प्रयास करता है। तो ये एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है और जो बेसिक हमने देखा था शुरू में, वो सब में यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो कि प्रत्येक राष्ट्र क्या-क्या चाहता है। और इनकी मूल मान्यताएँ कौन-सी वो हमने शुरू में देख ली, तो वो फिर से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार रिवाइज़ कर लीजिए जो अभी तक हमने पढ़ा। चलें आगे चलते हैं अभी। अब आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आप समझते हैं।
रियलिज़्म हमने पढ़ा और कुछ रियलिज़्म के कुछ छोटे-छोटे टाइप और भी होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने और ये क्वेश्चन है, एक राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? एक क्वेश्चन तो है ही हमारे सामने। एक क्वेश्चन है कि एक राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, कितनी पावर चाहिए? तो इसका आंसर देने के लिए 2 रियलिज़्म के टाइप हमारे पास में आते हैं और पहला है डिफेंसिव डिफेंसिव रियलिज़्म और दूसरा है ऑफेंसिव रियलिज़्म। ये क्यों आए? इनके आने का कारण था कि एक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए कितनी कितनी पावर चाहिए, इसका आंसर देने के लिए रियलिज़्म के 2 टाइप और आते हैं। पहला टाइप है इसमें डिफेंसिव रियलिज़्म और दूसरा टाइप है इसमें ऑफेंसिव रियलिज़्म। ये क्या कहते हैं, ये आप देखिए, ये दोनों क्या-क्या कर रहे हैं। कारण क्या है, क्यों आए ये सभी? ये आए कि राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता है, इसी का आंसर देने के लिए ये आते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हैं कि रियलिज़्म सॉरी जो जो ये डिफेंसिव है और ये जो आक्रामक है, ऑफेंसिव है, तो ये किसने किया? इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, वो जॉन मियरसिमर के द्वारा किया गया। जॉन मियरसिमर, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इनकी बहुत फेमस बुक है और इसी बुक के अंतर्गत वो बताते हैं कि डिफेंसिव रियलिज़्म क्या होता है और ऑफेंसिव रियलिज़्म क्या होता है और वो आगे ये कहते हैं इसी बुक में कि केनेट वाल्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो है डिफेंसिव रियलिज़्म का। वो केनेट वाल्स के कॉन्सेप्ट को डिफेंसिव रियलिज़्म कहते हैं और जो सेम का जो सिद्धांत अभी हम पढ़ेंगे, जो हम इनका सिद्धांत पढ़ेंगे, उनको कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज़्म। अपने सिद्धांत को वो ऑफेंसिव रियलिज़्म कहेंगे और जो डिफेंसिव रियलिज़्म है, उसके डिफेंसिव रियलिज़्म यहाँ पर जो केनेथ वाल्स है, उसके कॉन्सेप्ट वो कहेंगे कि उनका कॉन्सेप्ट वैसा है और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो अभी हम देने वाला हूँ, इस बुक के अंतर्गत वो है ऑफेंसिव रियलिज़्म का। ओके, इतना समझ में आ गया? आगे चलें, एक-एक करके समझते हैं। डिफेंसिव रियलिज़्म, इसका जो विश्लेषण है, ठीक प्रकार से साइंटिफिक विश्लेषण है, वो मस्टन डूडो के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है डिफेंसिव रियलिज्म का एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस सबसे पहले ठीक प्रकार से किनके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था मस्टन डूनो के द्वारा। मस्टन डूनो के द्वारा ये एनालिसिस किया जाता है सबसे पहले और इससे जुड़े हुए कई सारे विचारक हैं, जैसे चार्ल्स ग्रेसर है, मस्टन डूनो है, जेक साइडर है, रॉबर्ट जर्वेस है। ये सभी डिफेंसिव रियलिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं और ये क्या होता है डिफेंसिव रियलिज्म? एक राज्य को उतनी ही सुरक्षा बढ़ानी चाहिए जितनी कि उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि हम एक सीमा के बाद में पावर को बढ़ाते जाएँगे तो सुरक्षा दुविधा की स्थिति आ जाती है और यहाँ पर अतिरिक्त शक्ति का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं डिफेंसिव रियलिज्म, जिसका अर्थ क्या हो गया कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कुछ ऐसी है जहाँ पर हमें नहीं पता है कि हमें कितनी पावर को बढ़ानी चाहिए और हम क्या करते हैं, लगातार पावर को बढ़ाते रहते हैं, पावर को बढ़ाते रहते हैं और एक बार फिर से हम पावर को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब आपको ये नहीं पता है कि दूसरे राष्ट्रों के पास में कितनी पावर है, तो आपके पावर को बढ़ाने का फ़ायदा क्या है? आप समझ रहे हो मेरी बात? जब आपको यही नहीं पता है कि अगले राष्ट्र के पास में कितनी पावर है, तो आपको अपनी पावर को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा आप ये कीजिए कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इतना ही पावर आप बढ़ाइए। जैसे हम कहें कि एक जो व्यक्ति है, यदि व्यक्ति के पास में एक चाकू अपने बैग में रख लेता है या एक रिवॉल्वर रख लेता है, तो वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी सुरक्षा कर सकता है। हमें दूसरों पर आक्रमण नहीं करना है, केवल आपको अपनी सुरक्षा करना है और जैसे दूसरा आप पर आक्रमण करना आएगा, तो आप अपने प्रयोग कर सकते हो। आपको बम की आवश्यकता नहीं है कि दूसरों को बम से उड़ा देंगे, केवल आप अपनी सुरक्षा कीजिए, बस इतना ही इसमें करना होता है। जैसे जो जूडो कराटे की हम बात करें, तो उसके अंतर्गत भी आपको यही सिखाया जाता है, डिफेंस करना सिखाया जाता है कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हो। इसमें आपको दूसरे को समाप्त करना नहीं सिखाया जाता। यही बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि आपको जब ये नहीं पता है कि दूसरे राष्ट्रों के पास में कितनी पावर है, तो आपको पावर लगातार बढ़ाने की आवश्यकता आखिर क्या है? आप तो उतनी ही पावर अपने पास में रखिए जिससे आपका परिवार बचा रहे, आपका राज्य बचा रहे।
ओके, तो आपके राज्य की सुरक्षा के लिए कितनी पावर की आवश्यकता है? केवल आप अपने आप को डिफेंस कर सके, उतनी पावर आप रखिए। ऐसी बातें यहाँ पर की गई थी मस्टन ब्रूनो के द्वारा। इसी को कहा जाता है डिफेंसिव रियलिज़्म। और एक बात ये भी आगे कहते हैं कि जब हम अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं और दूसरा राष्ट्र भी बढ़ाता रहता है, तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो ये पावर लगातार हम बढ़ा रहे हैं, जैसे हमें अपने डिफेंस के लिए केवल इतनी ही पावर चाहिए, केवल इतनी ही पावर चाहिए और आप इतनी पावर बढ़ा रहे हो। तो ये जो इतनी पावर है, ये किसी काम की नहीं आएगी। क्या काम आएगी इतनी पावर? जैसे यूएसएसआर और अमेरिका, इन दोनों ने 5000 5000 उन्होंने परमाणु बम बना लिए और 5000 इन्होंने परमाणु बम बना लिए। क्या वो इतना कभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं? इतने की आवश्यकता नहीं है। 100 150 बम यदि इनके पास में रहेंगे तो ही ये पूरे को समाप्त कर देंगे। तो ये जो इतना ज़्यादा आपने बनाया है, यदि आपके पास में 100 परमाणु बम भी रहेंगे, तो आप किसी को भी पूरे वर्ल्ड को एक बार समाप्त करने की आपके पास में क्षमता हो सकती है और इतने बम से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। तो इतने ज़्यादा आप बम बना रहे हो, हज़ारों की संख्या में 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बम बना रहे हो, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? जैसे भारत के पास में यदि हम बम की बात करें ऑफ़िशियल, तो 100 के आस-पास बम है और पाकिस्तान की बात करें तो लगभग 120 के आस-पास बताया जाता है। तो चाहिए क्या, हमें इतने ही चाहिए जिससे आप अपने आप को डिफेंस कर सकें। ओके? तो ये सिद्धांत कहता है डिफेंसिव रियलिज़्म। ये केवल टाइप है, न्यू रियलिज़्म के कई सारे टाइप आपको देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार का ये भी एक टाइप है। आगे चलते हैं ऑफ़ेंसिव। मियरसिमर के अनुसार एक राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा पावर को प्राप्त करना चाहिए और एक राष्ट्र के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये उससे थोड़ा-सा विपरीत देते हैं और जो हमने सिक्योरिटी डायलेमा का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक बार फिर से यहाँ पर आप उसको अप्लाई कीजिए। सिक्योरिटी डायलेमा में कहा जाता है कि एक राष्ट्र को नहीं पता है कि आपको कितनी सुरक्षा चाहिए, इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा बढ़ाते रहना चाहिए। इतना ऑफ़ेंसिव हो जाना चाहिए, विश्व में आपको हेजेमनी बन जाना है। हेजेमनी बन जाना है कि कोई राष्ट्र आप पर आक्रमण करने की सोचे ही नहीं और वो एग्ज़ाम्पल देते हैं अमेरिका का। अमेरिका हेजेमनी बन गया, इतनी सारी उसके पास में पावर आ गई कि कोई दूसरा राष्ट्र उस पर आक्रमण करने की सोचे ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको ऑफ़ेंसिव रहना है। यदि आप पर इराक आक्रमण करने की सोचे या आपके जो मित्र राष्ट्र है उस पर इराक जैसे राष्ट्र आप पर आक्रमण करने की सोचे, तो आप उसको पहले ही समाप्त कर दीजिए। उस प्रकार से आपको ऑफ़ेंसिव रहना होना है, अग्रेसिव आपको होना है। जैसे ही आप पर आक्रमण हो, उससे पहले उसको समाप्त कर दीजिए। तो यही है मियर सिमर का कॉन्सेप्ट ऑफेंसिव रियलिज्म, क्योंकि हमें नहीं पता थी कि कितनी सुरक्षा आपको चाहिए। तो यदि आपको नहीं पता है सुरक्षा कितनी चाहिए, तो इतनी पावर अपने पास में बढ़ा लीजिए, इतनी पावर आप बढ़ा लीजिए जिससे आप पर कोई दूसरा राष्ट्र आक्रमण करने की नहीं सोचे और यदि कोई सोचने का प्रयास भी करे तो उसको उससे पहले ही आप समाप्त कर दीजिए। तो अपने आप को क्या बनाइए, हेजेमनी आपको अपने आप को बनाना है, यानी सुपर पावर अपने आप को बना लेना है। तो ये बुक लिख लिया आपने, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, जो कि 2001 के अंतर्गत आती है। तो यही था ऑफेंसिव रियलिज्म। दोनों कंप्लीट हो गए हमारे, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। सब मिक्स है, केवल शब्दों का खेल है। शब्दों के साथ में खेलिए आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत। यदि आप शब्दों के साथ में खेलना शुरू कर दोगे, तो कुछ भी आपके लिए कुछ बड़ा नहीं होगा। शब्दों के साथ में खेलिए, ये क्या बताया जा रहा है? सब एक ही तो बातें की है हमने, अभी तक पावर की बात की है, सिक्योरिटी डायलेमा की बात किया है। इसी के ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा हमने बात कर लिया, 2 ढाई घंटे हमने बात कर ली है। तो बात क्या किया? केवल पावर की बात किया है, लेकिन हमने पढ़ भी तो लिया, कितना सारा हमने पढ़ लिया, रियलिज़्म पढ़ लिया, न्यू रियलिज़्म पढ़ लिया, डिफेंसिव हमने पढ़ लिया, ऑफेंसिव रियलिज़्म पढ़ लिया और खुद से छोटे-छोटे और भी हमने फैक्ट देख लिए। चलें आगे चलते हैं अब। ये रहा, नियो क्लासिकल रियलिज़्म। ओके, शायद पहले मैंने आपको ऐसे कुछ बताया होगा, क्लासिकल नियो रियलिज़्म ऐसा कुछ बताया होगा, इसको ठीक कर लीजिए। नियो क्लासिकल रियलिज़्म, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो इसको ठीक से देखिए आप। नियो क्लासिकल रियलिज़्म क्या होता है? सबसे पहले हमने क्लासिकल रियलिज़्म पढ़ा, उसके बाद में हमने नियो रियलिज़्म पढ़ा। अब जो क्लासिकल रियलिज़्म था उसी को मॉडिफाई किया जाएगा और कुछ बातें क्लासिकल रियलिज़्म की ली जाएगी, यानी मॉर्गन थ्योरी विचार की।
कुछ बातें यहाँ पर केनेथ वाल्स के जो विचार है न्यू रियलिज्म का, उसको लिया जाएगा और एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा यहाँ पर। तो आपसे पूछे कि नियो क्लासिकल रियलिज्म क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है क्लासिकल रियलिज्म का और नियो क्लासिकल रियलिज्म का। सॉरी, यहाँ पर लिख लीजिए इसको हटा के, नियो रियलिज्म, नियो रियलिज्म लिख लीजिए यहाँ पर। नियो क्लासिकल रियलिज्म यहाँ पर क्या हो गया, क्लासिकल रियलिज्म में यदि आप ऐड करोगे नियो रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को, तो आपको मिलेगा नियो क्लासिकल रियलिज्म। पहली बात, इस शब्द का प्रयोग नियो क्लासिकल रियलिज्म जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग 1998 में वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिव्यू के अंतर्गत एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिडियोन रोज का। इसमें इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है नियो क्लासिकल रियलिज्म। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और इस प्रकार का जो शब्द है, वो सबसे पहले प्रयोग में लाया गया जिडियोन रोज के द्वारा। ये जहाँ पर क्लासिकल रियलिज्म फोकस करता है मानव के व्यवहार पर और मानव के व्यवहार को आधार बनाता है राज्य के व्यवहार का, और उसी आधार पर इस विश्व को समझाने का प्रयास करता है। और दूसरा नियो रियलिज्म जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर के आधार पर विश्व को समझाने का प्रयास करता है। यहाँ पर तीसरा है क्लासिकल नियो रियलिज्म, जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि राज्य की जो घरेलू राजनीति है, जैसी आपकी घरेलू राजनीति होगी वैसे ही आपके रिलेशन होंगे। आपके घरेलू राजनीति किस प्रकार से, यदि आपके देश में भाजपा की गवर्नमेंट है, दूसरा आपके राज्य में यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो अब आप कैसा व्यवहार करोगे? आप कैसा व्यवहार करोगे? तो आपको दिखाई देगा जैसे ही इंडिया के अंतर्गत भाजपा की गवर्नमेंट आती है, तो वैसे-वैसे हमारा जो झुकाव है, हम किसकी तरफ झुकते हैं? अमेरिका की तरफ। अमेरिका, आप देखोगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको साफ-साफ दिखाई देगा कि जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट आई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी सरकार, तो हमारा झुकाव किसकी तरफ हो गया? किसकी तरफ हुआ हमारा झुकाव? हमारा झुकाव हो गया अमेरिका की तरफ। तो जैसे आपकी पॉलिटिक्स होगी स्टेट की, वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है, तो हमारा जो व्यवहार है वो यूएसएसआर की तरफ झुक जाता है। यूएसएसआर की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी हम बात करें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जैसे ममता बनर्जी की हम बात करें, ममता बनर्जी बार-बार बांग्लादेश इश्यू को लेके कितना विवाद खड़ा करती है। और जो गंगा जल का पानी का एक बार बंटवारा हुआ था, उसमें भी काफ़ी विरोध किया था। 1996 की जो बात है बांग्लादेश के साथ में, तो उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और बार-बार कहती है कि बांग्लादेश के साथ में यदि आपको रिलेशन बनाना है, तो हमारे से पूछिए सबसे पहले। तो यदि आपको बांग्लादेश के साथ में रिलेशन बनाना है और कुछ भी आपको किसी प्रकार का चेंज करना, तो आपको ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री, उससे पूछना पड़ेगा आपको। तो आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसा ही है। यदि आपको तमिलनाडु से पूछना पड़ेगा, यदि आप श्रीलंका के साथ में कोई रिलेशन बनाते हो, क्योंकि वहाँ पर तमिल और तमिल का रिलेशन है। तमिलनाडु में तमिल और जो श्रीलंका वाला एरिया है, उसके अंतर्गत भी तमिल है। तो ये भी एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि आपका जो एरिया है, वहाँ पर किस प्रकार से काम कर रहा है। और एग्ज़ाम्पल दें क्या आपको? इतने तो काफ़ी है, आप समझ जाइए, इतना एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हो कि आपका जैसा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होगा, घरेलू राजनीति जैसी होगी, वैसा ही व्यवहार हम दूसरे देशों के साथ में करते हैं। श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल लिया, बांग्लादेश का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, ओके? तो ये हो गया नियो वाला जो क्लासिकल है, इसमें हम नियो ले आए और ये रियलिज़्म हो गया। इसको हमने एक नए तरीके से समझा। आगे चलें? ये बाद में बता दूँगा, ये कुछ नहीं है। कुछ विचारक है, इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। वहाँ से आप देख लेना, ये सभी नाम उसी के साथ में जुड़े हैं। फैक्ट है, जो कि आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़कारिया की हम बात करें, ज़कारिया की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र से इंडिया का इनका संबंध, अमेरिका में रहते हैं। येल यूनिवर्सिटी से बीए करते हैं और फिर वहाँ पर पीएचडी भी करना शुरू कर देते हैं। ओके, येल में बीए करते हैं और फिर दूसरी जगह से वहाँ पर पीएचडी करते हैं और बड़े-बड़े पद पर अमेरिका में ये रह चुके हैं। अमेरिका की जो सरकारी जो नीतियाँ अपनाती है, जैसे इराक युद्ध हुआ, उसके बाद में इराक युद्ध जो 2003 के अंतर्गत हुआ, तो ज़कारिया के द्वारा काफ़ी समर्थन उनके द्वारा किया गया था। तो ये भारतीय तो हैं, लेकिन भारत में आते कैसे हैं? आप इन पर गर्व कर सकते हो कि ज़कारिया है अपने इंडिया के हैं। या आप कई सारे स्कॉलर आप देख सकते हो जो कि अमेरिका में रहते हैं
और आप कहते हो यदि उनके द्वारा कोई बड़ा काम किया जाता है तो आप गर्व महसूस होता है कि देखो ये इंडिया के, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो अमेरिका चले जाते हैं तभी वो ऐसा करते हैं, इंडिया में रह के ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है। तो ज़कारिया की हम बात कर रहे हैं, ज़कारिया महाराष्ट्र से हैं और फिर मुंबई से, फिर वहाँ पर जाते हैं अमेरिका में और काफ़ी रिसर्च करते हैं और वहीं पर अपने कई सारे कॉन्सेप्ट वो लेके आते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखना है, केवल बुक आपको देखना है। 4 इनकी किताबें हैं, फ्रॉम वेल्थ टू पावर, द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड और द अमेरिकन एनकाउंटर, द यूनाइटेड स्टेट एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो इस प्रकार की किताबें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ये कब आया? 1998 के अंतर्गत, 1998, नोटल 2013 के अंदर द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम और द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। तीनों बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ज़कारिया से। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो क्लास खत्म करें क्या अभी? क्लास हो गया है 1 घंटे 15 मिनट। काफ़ी रहेगा। रियलिज़्म ये सब कॉन्सेप्ट हो गया, आपका कंप्लीट हो गया है। रियलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे और बेसिक मान्यताएँ देखी और आगे हम शुरुआत करेंगे आइडियलिज़्म से, जिसको आप कहते हो लिबरलिज़्म। दोनों से हम शुरुआत करेंगे, दोनों एक ही क्यों है, इन सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। और अगली क्लास में जो हमने अभी तक पढ़ा है वो फिर से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जब हम आइडियलिज्म पढ़ेंगे, मार्क्सिज्म पढ़ेंगे तो बार-बार इनकी हम बात करेंगे। मॉर्गन थ्यू कौन थे, केनेथ वाल्स क्या थे, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म क्या था, इनके बारे में बात होती रहेगी अगले 8-10 दिन। तो जितना भी यदि कुछ क्लियर नहीं हुआ है, यदि 10-20%, 30% आपका रह गया है, क्योंकि पहली बार यदि कोई पढ़ता है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है। थ्योरी चीज़ ही ऐसा, यदि आप ठीक से दिमाग से यदि माइंड को सेंटर में रख के नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ